जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम के लिए या यूपीएसआई के लिए आपका जीके का मॉक टेस्ट। और ये जो मॉक टेस्ट है वो मैं स्पेशली फोकस कर रहा हूं आपके आने वाले यूपीपी एग्ज़ाम, यूपीएसआई एग्ज़ाम, होमगार्ड एग्ज़ाम इत्यादि एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहा गया। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम अर्थात आईटी एक्ट 2000 की किस धारा के तहत साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। दोस्तों पहले तो आप जान लो साइबर टेररिज्म क्या होता है। जब इंटरनेट के माध्यम से अपराध को अंजाम दिया जाए तो उसको बोलेंगे हम साइबर आतंकवाद। तो हमें बताना है कि आईटी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा है जिसमें सजा का प्रावधान किया गया। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, धारा 66F। 66F में जो है ना ये साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा, आपसे पूछ ले जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या कहा गया। सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति की गतिविधियों की निगरानी करना और उसे डराना या धमकाना क्या कहलाता है। दोस्तों सही जवाब क्या होगा। सोशल मीडिया पर जब आप किसी व्यक्ति की गतिविधियों की निगरानी रखते हैं, उसे डराते हैं, धमकाते हैं, तो वो होगा आपका साइबर स्टॉकिंग। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, साइबर स्टॉकिंग। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों एक होता है साइबर बुलिंग। बुलिंग क्या होता है, तो बुलिंग होता है गाली गलौज करना। सोशल मीडिया पर गाली गलौज करना वो बुलिंग कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामला आईटी एक्ट की किस धारा को रद्द करने से है। दोस्तों हम बात करें श्रेया सिंघल केस के बारे में, तो ये जो केस आया था ये धारा 66A को रिमूव करने के लिए आया था। इसमें क्या है, यदि आप कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से किसी को कोई आपत्तिजनक संदेश भेजते हैं तो पुलिस आपकी गिरफ्तारी कर सकती थी। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब ये रिमूव कर दिया गया है, इसको अब हटा दिया गया है धारा 66A को। तो श्रेया सिंघल केस याद रखिएगा। स्पेशली अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये केस आपसे पूछा जा सकता है कि श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एक्ट जो मामला है ये किससे संबंधित है। तो आप याद रखना ये आईटी एक्ट की धारा 66A को खत्म करने से संबंधित है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया। डीप फेक तकनीक का मुख्य रूप से उपयोग किस प्रकार के अपराध में किया जाता है। दोस्तों डीप फेक जो तकनीक है ना, ये मशीन लर्निंग का एक भाग है। डीप लर्निंग जिसको बोलते हैं हम, डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसमें पहचान की चोरी का दुष्प्रचार किया जाता है। इसमें ना आपका फेस अलग होगा, बॉडी किसी और की होगी, मतलब ये आपका एडिट करके और ये कोई भी चीज़ को चेंज करके आपके सामने प्रस्तुत करता है। तो पहचान की चोरी कर ली जाती है और उसका दुष्प्रचार किया जाता है। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी। याद रखना दोस्तों, रैंसमवेयर की मैं बात करूँ, ये एक प्रकार का साइबर अटैक होता है और इसमें आपकी फ़ाइल को लॉक करके फिरौती मांगी जाती है उसको अनलॉक करने के लिए। तो ये भी आप याद रखिएगा, रैंसमवेयर बहुत आता है एग्जाम में। अगला प्रश्न, भारत में साइबर अपराध की रिपोर्ट करने के लिए आधिकारिक राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर कौन सा है। सही जवाब क्या होगा। भारत में साइबर अपराध के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वो है आपका 1930 1930। ठीक है दोस्तों, और मैं बता दूं दोस्तों ये जो हेल्पलाइन है ना वो भारत में कौन सा मंत्रालय चलाता है। सही जवाब होगा गृह मंत्रालय इस हेल्पलाइन को चलाता है और 2019 में ये हेल्पलाइन शुरू की गई थी। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया। भारत में वस्तु एवं सेवा कर के तहत अंतर्राज्यीय व्यापार पर कौन सा टैक्स लगाया जाता है। दोस्तों इंटर स्टेट पर जो टैक्स लगता है वो है आपका आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी जिसको कहा जाता है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, जीएसटी कैसा कर है, तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। तो ये भी आप याद रखना, आपसे पूछ सकता है कि जीएसटी कैसा कर है, अप्रत्यक्ष कर। और दोस्तों मैं बता दूं जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ और दुनिया में सबसे पहला देश फ्रांस था जिसने जीएसटी को लागू किया था 1954 में। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, 8 नवंबर सन 2016 को हुए विमुद्रीकरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। दोस्तों विमुद्रीकरण का मतलब क्या होता है। विमुद्रीकरण का अर्थ है जब प्रचलित मुद्रा को लीगल टेंडर के द्वारा समाप्त कर दिया जाए।
ठीक है दोस्तों, कोई भी मुद्रा अगर प्रचलन में है और उसको रोक दिया जाए कि आपसे ये नोट मान्य नहीं होंगे तो वो विमुद्रीकरण कहलाता है। और दोस्तों विमुद्रीकरण ना ये डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देता है, काले धन को समाप्त करता है, जाली नोटों पर अंकुश लगाता है। उपरोक्त सभी ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। और भारत में सबसे पहली बार विमुद्रीकरण अर्थात नोटबंदी कब हुई थी? तो 1946 में। स्वतंत्र भारत में दूसरी नोटबंदी कब हुई? 1978 में। और तीसरी नोटबंदी 2016 में हुई थी 8 नवंबर को। तो अब तक भारत में 3 बार विमुद्रीकरण, विमुद्रीकरण का मतलब क्या होता है? नोटबंदी। तो 3 बार नोटबंदी हो चुकी है, 1946, 1978 और 2016। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या कहा गया? जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों जीएसटी परिषद का अध्यक्ष हमेशा भारत का वित्त मंत्री होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। और जीएसटी काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं? तो 33 मेंबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना, आपसे पूछा जाता है। दोस्तों क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जीएसटी परिषद का मुख्यालय किस शहर में है? तो आप कमेंट करके बताइए कि जीएसटी परिषद का मुख्यालय दिल्ली में है या चंडीगढ़ में। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न। क्या कहा गया? भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक किस वर्ष आधिकारिक रूप से अपनाया गया था? दोस्तों अगर मैं बात करूं तो रुपए का चिन्ह जो है ना वो इस तरह का होता है आपका। इसमें 2 चीज़ें मिक्स हैं, एक तो रोमन शैली का आर शब्द, ठीक है, आर वर्ड, और दूसरा देवनागरी का रे। तो ये दोनों एक रोमन और देवनागरी लिपि का मिश्रण है, ये भी आप याद रखिएगा। और इसको बनाया था उदय कुमार धर्मलिंगम ने। साल 2010 में इसको आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई थी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, जो रुपया का प्रतीक चिन्ह है वो आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न। क्या कहा गया? विमुद्रीकरण के प्रभावों पर रिपोर्ट देने के लिए किस संस्था को अधिकृत किया गया था? दोस्तों नोटबंदी के जो प्रभाव थे उस पर रिपोर्ट देने के लिए नीति आयोग को जो था वो अधिकृत किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब। नीति आयोग 2015 में बना था, ये भी आप याद रखें। आरबीआई के बारे में मैं बात करूं तो भारत में जो केंद्रीय बैंक है उसका नाम भारतीय रिजर्व बैंक है। इसे द लैंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट भी कहा जाता है। और भारत में विदेशी मुद्रा का जो भंडार है या विदेशी मुद्रा का रक्षक वो है आपका आरबीआई, ये भी आप याद रखें। दोस्तों आरबीआई 2 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का नोट छाप सकता है। 1 रुपये का नोट नहीं छापता आरबीआई, जबकि 1 रुपये का नोट जो है वो भारत सरकार छापती है, जिसमें वित्त सचिव के साइन होते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो विमुद्रीकरण ये नीति आयोग बना था इसके प्रभावों पर रिपोर्ट देने के लिए। अगला प्रश्न। क्या कहा गया? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना में है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, वियना। ठीक है दोस्तों, याद रखें। और ये कब बनी थी? तो 1957 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी बनी थी। आपसे पूछा जाए तो आप इसको याद रखिएगा। पेरिस में किसका मुख्यालय? तो पेरिस में FATF का मुख्यालय है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF का मुख्यालय पेरिस। अगला प्रश्न। क्या कहा गया? ओपेक संगठन की स्थापना 1960 में किस सम्मेलन के दौरान हुई? आंसर होगा बगदाद सम्मेलन के दौरान ओपेक की स्थापना की गई। दोस्तों ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का समूह है। ओपेक का उद्देश्य है दुनिया में पेट्रोल की कीमतों को स्थिर रखना और पेट्रोल निर्यातक देशों के हितों को बनाए रखना। तो अगर आपसे पूछे कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो दोस्तों बहुत आता है आपके एग्जाम में। ओपेक का मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। ऑप्शन आपका इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बगदाद सम्मेलन। अगला प्रश्न। क्या कहा गया? वियतनाम की राजधानी और वहाँ चलने वाली मुद्रा का नाम क्या है? दोस्तों वियतनाम की राजधानी है हनोई और वहाँ पे मुद्रा चलती है डोंग। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, हनोई और डोंग। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न। क्या कहा गया? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन अर्थात साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर होगा ऑप्शन सी, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। और सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। और सार्क का विचार किसने दिया था? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जियाउर रहमान ने दिया था, जियाउर रहमान। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, जियाउर रहमान। क्लियर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न। क्या कहा गया दोस्तों? संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय किस देश में है? आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन की राजधानी बीजिंग में संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय है। इसमें चाइना, इंडिया, रसिया, पाकिस्तान और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान इस तरह के देश शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका मुख्यालय चीन में है।
क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न में क्या कहा गया, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा कब अपनाया गया था। दोस्तों, सार्वभौमिक मानव अधिकारों की घोषणा 10 दिसंबर 1948 को की गई और इसीलिए हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस। तो कभी क्वेश्चन आए कि मानवाधिकार दिवस कब होता है, जवाब होगा आपका मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को होता है। तो सार्वभौमिक मानवाधिकारों की घोषणा कब की गई थी, 10 दिसंबर 1948 को की गई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस में महानिदेशक का जो नया मुख्यालय सिग्नेचर बिल्डिंग है वो कहाँ पर है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस का सर्वोच्च रैंक अधिकारी कौन है, तो डीजीपी होता है, डीजीपी। ठीक है दोस्तों, ये जरूर याद रखना, डीजीपी सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी है किसी राज्य में, और डीजीपी का मुख्यालय जो है ना, ये लखनऊ में है, सिग्नेचर बिल्डिंग। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, सिग्नेचर बिल्डिंग लखनऊ। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना किस ऑपरेशन की पृष्ठभूमि में की गई थी। दोस्तों, इसके मैं पहले भी पढ़ाया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, इसकी स्थापना जो हुई वो 1984 में हुई। 1984 में स्वर्ण मंदिर पर जो खालिस्तान के आतंकियों ने कब्जा किया था, तो उसको मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया और ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंतर्गत ही एनएसजी की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, एनएसजी को ब्लैक कैट भी कहा जाता है, ब्लैक कैट। तो कभी क्वेश्चन आए कि भारत में ब्लैक कैट कमांडो यूनिट किस में है, एनएसजी में होती है। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना की गई थी। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया ऑपरेशन पोलो, हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में शामिल कराने के लिए जो पुलिस कार्रवाई की गई थी उसका नाम था ऑपरेशन पोलो, और ऑपरेशन पोलो हैदराबाद में चलाया गया 1948 में। अगला प्रश्न क्या कहा गया है दोस्तों, भारत में आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्य रूप से किस मंत्रालय की है। दोस्तों, भारत में आंतरिक सुरक्षा ये गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, गृह मंत्रालय। ठीक है दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत में जितने भी सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्स आती हैं, जैसे असम राइफल, जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, वो सब जो है ना वो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती हैं। तो भारत में आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। अगला प्रश्न, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राज्य मानव अधिकार अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है। आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य सरकार को मानव अधिकार जो है राज्य वाला वो अपनी रिपोर्ट सौंपता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। दोस्तों, अमीर खुसरो को पैरट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, भारत का तोता कहा गया है। तो पैरट ऑफ इंडिया अमीर खुसरो, और अमीर खुसरो के जो गुरु थे वो थे निजामुद्दीन औलिया। तो ये भी आपके याद रखना, निजामुद्दीन औलिया इसके गुरु हैं। और अमीर खुसरो जो है ना, ये कव्वाली के जनक भी माने जाते हैं, खड़ी बोली के जनक भी माने गए हैं। इनका जन्म पटियाली में हुआ था, जो वर्तमान के कासगंज जिले में है, कासगंज पटियाली। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, आपसे पूछ लेता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। दोस्तों, आप याद रखिएगा, यूपी के जो लोकायुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 8 वर्ष होता था, लेकिन वर्ष 2024 में एक अधिनियम के द्वारा उत्तर प्रदेश लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष का कर दिया गया है। तो अब आप याद रखना, या तो 5 साल या 70 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले हो वो उत्तर प्रदेश लोकायुक्त का कार्यकाल होता है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों, चरकुला ये ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। इसमें 108 दीप जो हैं वो रथ के पहिए पर या घड़े के ऊपर रखकर नृत्य किया जाता है। तो ब्रज क्षेत्र में होता है चरकुला डांस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत आता है आपके एग्जाम में, चरकुला डांस, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश का है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, अपना मुरादाबाद, उसको कहा जाता है पीतल नगरी। और मुरादाबाद में ना सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है, सॉरी सरदार पटेल नहीं, गलत बता दिया मैंने, ये है आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुलिस अकादमी, वो आपकी मुरादाबाद में, अम्बेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद। ठीक है दोस्तों, याद रखना, आपसे पूछ लेता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है फिरोजाबाद, फिरोजाबाद को चूड़ियों की नगरी कहा जाता है, चूड़ियों की नगरी या सुहाग नगरी, चूड़ियों की नगरी, सुहाग नगरी, वो फिरोजाबाद का नाम है। खुर्जा को सिरेमिक सिटी कहा जाता है, सिरेमिक सिटी खुर्जा। तो ये भी आप याद रखना, आपसे पूछ लेता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, उत्तर प्रदेश प्रशासनिक व्यवस्था में तहसील स्तर पर करों की वसूली कौन करता है। तो दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तहसीलदार जो है ना, ये तहसील स्तर पर
करों की वसूली करता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, पुस्तक द इंडिया वे स्टडीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड के लेखक कौन है? सही जवाब होगा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की किताब है द इंडिया वे। दोस्तों शशि थरूर की मैं बात करूं तो इनकी एक बड़ी फेमस पुस्तक है एन एरा ऑफ डार्कनेस। तो ये भी आप याद रखना, एन एरा ऑफ डार्कनेस ये किसकी किताब है? तो शशि थरूर की है। हमसे पूछा गया था द इंडिया वे, जवाब होगा एस जयशंकर। अगला प्रश्न क्या कहा गया, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ऑप्शन बी लखनऊ में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। और लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? पेनिसिलिन दुनिया की पहली एंटीबायोटिक औषधि थी और इसको बनाया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी की पुस्तक आप याद रखना, हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज ये महात्मा गांधी ने लिखी है और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये आपका कानपुर में है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर ये कानपुर को कहा गया है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? तो जवाब क्या होगा दोस्तों, 1971 की जंग हमने पाकिस्तान से लड़ी, जिसमें पाकिस्तान को हमने बुरी तरह हराया और इस जंग के दौरान बांग्लादेश का जन्म होता है। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के लिए हम लड़ रहे थे और इसी के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में होता शिमला समझौता, जिसमें हमने पाकिस्तान की जो ज़मीन हमने कब्जाई थी वापस कर दी, पाकिस्तान के जो बंदी हमने बनाए थे वो हमने रिहा कर दिए और पाकिस्तान को हमने ऐसे ही छोड़ दिया। तो ये एक भूल भारत की रही। लेकिन हम क्वेश्चन पे लौटते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 में हुआ था। अगला प्रश्न क्या कहा गया, भारत के किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, 4096.6 किलोमीटर लंबी सीमा भारत की बांग्लादेश के साथ साझा होती है, जो कि सबसे लंबी सीमा मानी गई है भारत के पड़ोसी देशों में। अगला प्रश्न क्या कहा गया, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त। ऑप्शन बी आपका सही जवाब, विशाख दत्त। ठीक है दोस्तों, बाण भट्ट ने कौन सी किताब लिखी थी? तो बाण भट्ट ने लिखी है कौन सी? बाण भट्ट ने लिखी प्रयाग प्रशस्ति लिखी है बाण भट्ट के द्वारा। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति बाण भट्ट, ये भी आप याद रखना। अगला प्रश्न क्या कहा गया, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है? तो कालिंजर का किला बांदा में है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब, बांदा। ठीक है दोस्तों, याद रखना। महोबा इसको उत्तर प्रदेश की पान नगरी कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा, पान नगरी। अगला प्रश्न क्या कहा गया, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी ये आपका हैदराबाद में है। ऑप्शन बी आपकी सही जवाब है, ऑप्शन बी हैदराबाद। तो दोस्तों ये था 35 क्वेश्चनों का एक मॉक टेस्ट यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए मॉक टेस्ट के साथ में। सुबह मुलाकात होगी आपसे स्टडी जी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।